Hello everyone, my name is Shivani and welcome to Anant IAS PCS 007. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो लोग नए नए आज जुड़े हैं उनके लिए सब्सक्रिप्शन जरूरी है, सब्सक्राइब कर लें, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 अगस्त के न्यूज आर्टिकल्स जो साइंस और टेक एनालिसिस के अंदर आएंगे और न्यूज़पेपर रहेगा द हिंदू, राइट। जो आज पहली बार इस चैनल पे आए उनके लिए बता दें कि ये चैनल स्पेसिफिकली आईएएस और पीएससी की तैयारी या पीसीएस भी बोलते हैं उसकी तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट है। लेकिन जो बच्चे एसएससी और बैंक की तैयारी करते हैं और जिनमें साइंस और टेक के क्वेश्चंस या फिर बहुत ही प्रोमिनेंट टॉप लेवल की जो न्यूज अधिकतर पूछी जाती है उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, उसके उसके मुतालिक जो न्यूज आर्टिकल्स होते हैं वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना हमेशा हेल्पफुल रहेगा, आई अश्योर यू फॉर दैट। ऑलराइट, आज जो हम करने वाले हैं वो साइंस और टेक के साथ साथ कुछ ऐसे न्यूज आर्टिकल्स को भी, मैंने पूरे हफ्ते की न्यूज आर्टिकल्स को खंगाला और देखा कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स बन रहे हैं जो आपकी साइंस और टेक की न्यूज से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ आपकी जो साइंस और टेक का कवरेज है उसको इन्हांस करते हैं। कैसे इन्हांस करते हैं भाई? कि जीएस 1 की बात करें, जीएस 3 की बात करें, 2 में तो पूरा पूरा आपका पॉलिटी रहता है, मैं आईएएस की बात कर रही हूँ और पीएससी में यूपी की बात कर रही हूँ। तो आपका जीएस 2 को हटा दिया अगर, तो जीएस 1 में और 3 का काफी सारा पार्ट आपका साइंस टेक या फिर ऐसे टॉपिक्स पे रहता है जो बहुत ज्यादा आपके बेसिक नॉलेज को हिलाकर रखते हैं या फिर टच करके चलते हैं। तो उनमें से कुछ ऐसे आर्टिकल्स मुझे मिले जो मुझे लगा कि आपसे डिस्कस करने जरूरी है, सो दैट कि आपका साइंस और टेक भी कवर होता रहे और हम एक मोटे तौर पर ये भी समझ सके जीएस 1 में कौन से आर्टिकल्स आ सकते हैं, जीएस 3 में कौन से आ सकते हैं। अब आप कहेंगे जीएस 2 क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जीएस 2 स्पेसिफिकली पॉलिटी के टॉपिक्स होते हैं जो मैंने डिटेल में डिस्कस किए भी हैं, लेकिन जो मेरा जो इस फिलहाल जो मैं सीरीज कर रही हूँ उसमें जीएस 3 का पार्ट ज्यादा है साइंस और टेक का, और कुछ पार्ट जो ओमनी प्रेजेंट टॉपिक्स हैं जो हमेशा रहते हैं वो जीएस 1 के भी हैं। आज जब इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इसी हफ्ते की न्यूज है चंद्रयान 3 इन लूनर ऑर्बिट। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ऑन सैटरडे कंप्लीटेड द लूनर ऑर्बिट इंसर्शन। LOI शॉर्ट फॉर्म की जरूरत पड़ती है, लिख लीजिए। And LOI, Lunar Orbit Insertion, to successfully put the Chandrayaan 3 spacecraft into the moon's orbit. The LOI maneuver, which commenced at 7 p.m., was performed from the ISRO Telemetry Tracking and Command Network ISTRAC in Bangalore. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म से एब्रिविएशंस होते हैं, उनपे भी प्री में सवाल बनते हैं आईएएस में, और छोटे छोटे सवाल कभी कभी आपके 1-2 नंबर के जब मिस हो जाते हैं तो दुख होता है, तो वो दुख ना हो इसलिए शॉर्ट फॉर्म्स लिखते चलिएगा। नाउ चंद्रयान 3 हैज बीन सक्सेसफुली इंसर्टेड, क्लियर हो गया, लूनर ऑर्बिट में जाके जाके हिट हुआ, वेरी वेरी गुड। एंड रेट्रो बर्निंग एट द पेरीलून वाज कमांडेड फ्रॉम द mission operation complex MOX Strak Bangalore. The insertion was carried out by retro burning. This and that. ठीक है। अब इस आर्टिकल में जो समझने वाली बात वो ये पिक्चर है जहां पे आपको मून बाउंड मनूवर्स दिख रहे हैं, पिक्चर दिखाई गई इस ट्रैक से मिली है इन बेंगलुरु ऑन सैटरडे। और जो उनका जो चंद्रयान 3 था वो लूनर ऑर्बिट में सक्सेसफुली इंसर्ट हो पाया। नाउ अब आप बोलेंगे कि इस आर्टिकल में, हाँ जी साइंस और टेक का आर्टिकल है इसलिए मैंने इसको सबसे पहले उठाया, ये अलग से नहीं आया है, लेकिन इस हफ्ते की न्यूज में ये था, तो आपका साइंस और टेक का पॉइंट भी कवर करता है, तो आपको उसमें लेके चलेंगे। साथ ही साथ ये जो प्रोग्राम है चंद्रयान 3 जो हमारा किस पर्पस से शुरू हुआ, इसका क्या टारगेट है, क्या क्या आउटकम्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, उसके लिए भी चंद्रयान 3 का जो ये प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा ये इंपॉर्टेंट बैठता है। ये जो आपके जीएस 1 में भी डेवलपमेंट वाले पार्ट में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस तरह के कोई भी प्रोजेक्ट जब किए जाते हैं नेशनल लेवल पे तो वो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मजे में भेज दिया, जैसे कोई कारण है, इसका इफेक्ट आएगा इकोनॉमी पे, इसके फायदे होंगे, अगर नुकसान होगा तो भी गलत है। तो सारे प्रोज एंड कॉन समझ जरूरी है, उस लिहाज से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। अच्छा, अब आप राइट में आर्टिकल देख रहे हैं, क्लाउडेड लेपर्ड्स प्ले हाइड एंड सीक इन वुड्स। अब आप इसमें जो समझने वाली चीज वो ये है कि क्लाउडेड लेपर्ड्स जो वर्ड है ये समझना जरूरी है। न्यू स्टडी रिवील्स एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है, डज नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक पैटर्न्स ऑन ऑपरेटिंग इन स्पेस अनलाइक अदर कार्निवोरस, ठीक है। तो ये WIII मतलब द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पाया है
कि क्लाउडेड लेपर्ड इन वेस्टर्न आसाम में मानस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व सीम्स टू प्ले अ मिस्टीरियस गेम ऑफ हाइड एंड सीक इन द ट्रॉपिकल कनोपी फॉरेस्ट। ध्यान दीजिएगा कि ट्रॉपिकल कनोपी फॉरेस्ट भी एक टाइप है, फॉरेस्ट टाइप है। उसके साथ साथ द मेनलैंड क्लाउडेड लेपर्ड, इसको साइंटिफिक नाम भी दिया हुआ है, इज ऑफन लिंक्ड टू द आइस एज saber tooth because it has the largest canines in proportion to its skull size among all the cat species. समझ वाली बात यहाँ पे ये है कि भाई किस इलाके में पाया जाता है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि आसाम, वेस्टर्न आसाम और मानस नेशनल पार्क, तो वहां का इलाका आप मैप में लोकेट कर लीजिए। साथ ही साथ इसके कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं दैट यू शुड नो, कभी कभी फीचर्स भी पूछ लिए जाते हैं स्पेसिफिकली किसी स्पीशीज को लेके, ऑल्दो ये एंडेंजर्ड है तो इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए मैं इसको अटैच किया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये जरूरी है इससे कि सवाल पहले पूछे गए हैं और जब हम मिस कर देते हैं सवाल यहाँ से ही बनते हैं। द मेनलैंड क्लाउडेड लेपर्ड इज अटैक्ड वल्नरेबल ऑन द IUCN। IUCN को याद रखिएगा कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल बताया गया है and is considered at high risk of extinction in the wild due to deforestation and poaching और deforestation की वजह से वल्नरेबल है और रिस्क पे है एक्सटेंड होने के। साथ ही साथ इसमें बता रहे हैं डिस्पाइट दिस नॉलेज एनिमल्स इकोलॉजी एंड पॉपुलेशन स्टेटस रिमेन लिमिटेड। वी इन्वेस्टिगेटेड पॉपुलेशन डेंसिटी, हैबिटेट यूटिलाइजेशन एंड स्पेशल एंड टेम्पररी इकोलॉजी इन 500 स्क्वायर मीटर मानस, अ यूनेस्को हेरिटेज साइट, दिस द स्टडी सेट। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे दोनों आर्टिकल आपके साइंस और टेक वाले सेक्शन में नहीं है, पर ये दोनों ही आर्टिकल साइंस और टेक का पार्ट बनाते हैं, तो इसलिए मैं इसको ऐड किया। ठीक है, तो इसको आप जरूर पढ़ें। इस पूरे हफ्ते के जो लास्ट का जो हफ्ता निकला है संडे से लेकर अब तक, ये आपको न्यूज वहां पे मिल जाएगी द हिंदू की वेबसाइट पे। नाउ ये स्क्रीनशॉट है, Chandrayaan eyes the moon. So a day after Chandrayaan 3 entered the lunar orbit and ahead of the second major maneuver, the ISRO on Sunday released a video of the moon as viewed by Chandrayaan 3. तो चंद्रयान से जो पिक्चर ली गई आप देखेंगे कि जो चांद की सतह है वो कैसी है, वो इस तरह की कुछ सतह दिखती है। वैसे इस तरह की पिक्चर्स हम पहले भी देख चुके हैं, हमें मतलब हम चंद्रयान 3 की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वैसे भी हमने देखी हुई है कहीं ना कहीं, इनफैक्ट हम वीडियो भी देख चुके हैं, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, बट चंद्रयान से ली हुई पिक्चर्स को देखना जरूरी है, तो मैंने आपको दिखाया। नाउ अब आते हैं थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट में, वो ये है कि जब हम लूनर ऑर्बिट की बात करते हैं, ऑर्बिट्स की बात करते हैं, तो हमको उसका बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपसे लूनर ऑर्बिट ही पूछी जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। ये पूछा जा सकता है कि भैया कितने तरह की ऑर्बिट्स होती हैं, टाइप्स क्या हैं, और जो मेजर जो कॉमन ऑर्बिट्स हैं जिनके ऊपर सवाल बनते रहते हैं, जैसे कोई भी इसरो का मनूवर जाता है, कोई भी लॉन्च किया जाता है, तो इसरो में वो अलग अलग तरह की ऑर्बिट्स में प्लेस किए जाते हैं। GEO हो गया, LEO हो गया, इस तरह कई सारी ऑर्बिट्स हैं जिन पे इनको प्लेस किया जाता है, उसके ऊपर भी सवाल बन सकता है। नाउ द पॉइंट इज दिस कि आपको ये देखना है कि फिलहाल हमें कौन कौन से एस्पेक्ट यहाँ हम कवर कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा और एक्सपैंड किया जाए, तो बड़ा ही अच्छा एप्लीकेशन है, आप सुनते आ रहे हैं चैट जीपीटी, मैंने पहले भी कहा है कि आप उसमें जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी पे अगर आप सवाल पुट इन करें तो आपको वो जो अभी तक की स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो सब बताता है, आप उसको अपनी पढ़ाई में यूज कर सकते हैं, करना ही चाहिए। और वैसे भी आजकल AI का जमाना है, जब तक आप यूज नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा कि एक्चुअली वो है क्या चीज। ठीक है, तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये हमारी अर्थ है और ये हमारा मून है। अर्थ हमारे वैसे भी टिल्टेड है, अपने एक्सेस पे टिल्ट होती है, और मून ऐसा कोई टिल्ट लेके नहीं चलता, उसकी एक मून की ऑर्बिट, लेकिन फिर भी अर्थ से हमारी मून की ऑर्बिट का सरफेस जो लीनियर इक्लिप्टिकल ऑर्बिट कही जाती है वो ऐसे जाती है, राइट। तो मून नॉर्मल ऑर्बिट बता रहे हैं यहाँ पर, उसकी डिग्री दी गई है, एंड मून का रोटेशन एक्सिस भी बताया गया है। तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि आपको ये बारीकियां भी पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर फैक्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं। वो कैसे बनेंगे? द मून्स ऑर्बिट, सवाल मुझे मैंने क्या पूछा था चैट जीपीटी से कि डज द मून ऑर्बिट द अर्थ ऑन अ स्टैटिक प्लेन और इज इट पाथ मोर लाइक अ बॉल ऑफ स्ट्रिंग। क्वेश्चन क्या था कि डज द मून ऑर्बिट द अर्थ ऑन अ स्टैटिक प्लेन, मतलब सतह उसकी स्टैटिक प्लेन पे है, या फिर उसका जो रास्ता है वो बॉल की तरह स्ट्रिंग एक रास्ते में चेंज होता रहता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सेंटर में सन है
राइट, और उसके आसपास हमारे सारे जो जितने ग्रह हैं वो ऐसे से मूव कर रहे हैं, लेकिन हमको समझना चाहिए कि वो सारे के सारे एक ही मोशन मूव नहीं कर रहे हैं, उनके ऑर्बिट बदलते रहते हैं, उनका इक्लिप्टिकल मोशन चेंज होते रहते हैं, और इसी वजह से उनका जो टाइम है, एक सन का एक चक्कर लगाने का जो टाइम है वो भी बदलता रहता है। तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ आपको कि इस क्वेश्चन के आधार पे आपको फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको बेसिक साइंस पता होना चाहिए। द मून्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज नॉट ऑन अ स्टैटिक प्लेन। उसने कहा, चैट जीपीटी ने आंसर दिया कि मून का जो ऑर्बिट है वो अर्थ की तरह स्टैटिक प्लेन नहीं है। इट इज एक्चुअली इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ अबाउट 5 डिग्रीज टू द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। दिस इज वाई वी सी द मून्स ऑर्बिट एज मोर लाइक अ बॉल ऑफ स्ट्रिंग। तो ये जो चीज बनी ना, ये आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप कहेंगे फैक्चुअल कैसे है? हाँ जी, बिल्कुल फैक्चुअल है। अगर आप चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ रहे हैं और यहाँ सवाल आया कि भैया चंद्रयान 3 इन अ लूनर ऑर्बिट, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी ऑर्बिट है, उसका वो डायगोनल है कि एंगल है, ये आपको पता होना चाहिए, इक्लिप्टिक है या फिर सराउंडेड है, ये आपको पता होना चाहिए। जब इस टॉपिक को हम और एक्सपैंड करते हैं तो चैट जीपीटी हमको बताता है कि certainly the moon's orbit around the earth is not a perfect circle but rather an ellipse. ये वर्ड याद रखिएगा। This means that its distance from the earth varies throughout its orbit. At its closest point to earth called perigee, जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है अर्थ से वो क्या कहलाता है? पेरिजी। वो जो उसका डिस्टेंस है 3,63,300 किलोमीटर अवे डिस्टेंस है, और जो फादर्स्ट पॉइंट है उसे कहते हैं अपोजी, और उसका डिस्टेंस यहाँ पे ये दिया गया है। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी की, मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ बट आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि अगर आप वहां पे जाते हैं, जिस तरह गूगल है उस तरीके से चैट जीपीटी भी है, वहां पे आपके हर सवाल का जवाब आपको वहां पे मिलेगा, और आप इसको डबल चेक कर सकते हैं गूगल पे जाकर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ इस पिक्चर में आप देख रहे हो, मैंने से कहा था कई सारी ऑर्बिट्स हैं, MEO, LEO, GEO, HEO, GSO। जिन बच्चों को नहीं पता है, स्क्रीनशॉट्स की मदद से वो सर्च आउट कर सकते हैं। सवाल बनते हैं, बने हैं ऐसे सवाल पहले भी, आपको पता होने चाहिए कि कोई भी मनूवर हो गया, कोई भी रॉकेट हो गया, कोई भी सैटेलाइट हो गया, वो कौन कौन सी ऑर्बिट में प्लेस किए जाते हैं, उनके कारण क्या है, उनके रीजन क्या है। और जब हम चैट जीपीटी पे या फिर गूगल पे आप सर्च आउट करेंगे तो आपको उसके टाइप्स मिल जाएंगे, जैसे LEO, MEO, GEO, पोलर ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस, SSO, उसके साथ इलिप्टिकल ऑर्बिट है, हेलियोसेंट्रिक, एस्केप ऑर्बिट, ट्रांस ऑर्बिट, मिलोनिया ऑर्बिट, लैग्रेंज पॉइंट्स, यस बहुत जरूरी है, पूछा गया है, एंड कैप्चर ऑर्बिट। आपके सारे पढ़ने, सारे नहीं पढ़ने हैं, लेकिन आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें कौन कौन से पूछे गए हैं। और क्योंकि चंद्रयान 3 का टॉपिक है तो पूछा जा सकता है इस तरह के सवाल कि भैया लो अर्थ ऑर्बिट कौन सी है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या प्लेस किया जा सकता है, उसकी डिस्टेंस क्या है। ये बेसिक सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल है, ये आपका आता है साइंस और टेक का सेक्शन, जो हमारा लास्ट संडे निकला। 340 टन व्हेल स्पीशीज लिव 39 मिलियन ईयर्स अगो। इस तरह के जो फैक्ट है वो नेचर में या फिर आपका बड़ी जो नेचर के अलावा और भी सबऑर्डिनेट मैगजीन से छपता रहता है कि कौन सा जीव या कौन सा मैमल कितने साल जिया या उसकी उम्र कितनी हो सकती है। रिसर्च आते रहते हैं। तो जब इस तरह के रिसर्च टॉपिक छपते हैं तो आपका सबसे पहला काम ये है कि आप ये पता करें कि ये जो स्पीशी की बात हो रही है वो क्या है, एक्चुअली मैमल है या फिर मैमल नहीं है तो क्या है, क्या वो वल्नरेबल है, क्या वो एक्सटिंक्ट होने वाली है, या फिर IUCN की रेड लिस्ट में कहाँ स्टैंड करती है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसका फैक्ट आपसे ना पूछा जाए, पूरा का पूरा आर्टिकल आपसे ना पूछा जाए, लेकिन वेल के बारे में या वेल की टाइप्स के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाया कि इसको अगर आप पूरा ना भी पढ़े तो आपको इसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए कि मैमल क्या चीज है, मैमल टाइप्स क्या है, वेल टाइप्स क्या है, और IUCN या फिर IUCN के अलावा WII जो भी मैंने आप ये डिस्कस किया आपसे, उस सब में इनका क्या लिस्टिंग है, क्या और कुछ नया रिसर्च आ रहा है या नहीं, उस तरह आप इसका एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं, आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, नाउ अब आते हैं बड़े आर्टिकल पे। इन टीबी डिटेक्शन स्मीयर माइक्रोस्कोपी शेयर स्टिल होल्ड्स अवे। अभी टीबी के ऊपर लास्ट वीक भी बढ़िया एक आर्टिकल आया था।
आप उसको जरूर गो थ्रू करें। लास्ट संडे का वीडियो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। वहां पे उन्होंने जो मेथड है इसको क्योर करने का, और जो जो हम लोग जो भी वैक्सीनेशन किया जाता है टीबी से लोगों को बचाने के लिए, उसके ऊपर सवाल उठाया गया था कि भैया 2 बार जो वैक्सीनेशन जो होता है क्या वो हेल्पफुल है, या फिर टीबी का जो हमारा प्रोग्राम है वो कितना सक्सेसफुल हुआ है। तो उसके ऊपर काफी अच्छे आर्टिकल आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मेंस पे एक सवाल बन सकता है कि इंडिया का टीबी प्रोग्राम क्या है, अभी तक हमने क्या किया और क्या डिस्क्रिपेंसीज हैं फर्दर जो WHO हाईलाइट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 22 में क्या आया कि ओवर 40% ऑफ पीपल विद टीबी अक्रॉस द वर्ल्ड वर नॉट डायग्नोज्ड इन 21। In India, a large number of people with TB were not diagnosed even prior to the pandemic. तो ये रिपोर्ट कहती है कि 40% जो टीबी के मरीज हैं वो 21 तक डायग्नोस नहीं हुए थे। और मतलब कि इसका मतलब क्या है, क्या एक पेंडेमिक के बाद हुआ। और इन इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद टीबी वर नॉट डायग्नोस्ड इवन प्रायर टू द पेंडेमिक। मतलब पेंडेमिक के पहले तक की हालत में इतना नंबर या इतना बड़ा परसेंटेज नहीं था। ठीक है। लैंसेट कहता है 50% of people with bacteriologically confirmed tuberculosis have no symptoms and by the time symptoms develop transmission has probably already occurred। तो लैंसेट हो गई मैगजीन, नेचर हो गई, इन सब में जो छपता है उसको पढ़ना जरूरी है। अब क्योंकि वो ऐसा सुनने में भी आया है कि कोविड के बाद काफी बीमारियां इवॉल्व हुई हैं, जो पहले नहीं थी वो बढ़ करके सामने आई है। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन बढ़िया बन सकता है मेंस पे, उसको बिल्कुल मत करिएगा, तो डिटेल में पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए। फिर से सवाल देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 22, over 40% of people with TB across the world were not diagnosed in 21। मतलब जो 40% का नंबर है वो 21 तक डायग्नोस नहीं हुआ, उसके बाद हुआ है। इनडायरेक्टली वो कह रही है, रिपोर्ट कह रही है। In India, a large number of people with TB were not diagnosed even prior to the pandemic। अब इसमें आपको दोनों साइड लिखने होंगे, जिसमें 21 के पहले की कहानी और 21 के बाद की कहानी आपको लिखनी है, जब पेंडेमिक नहीं था और पेंडेमिक है, अगर सवाल पूछा जाता है। अब आते हैं स्क्रीनशॉट पे। कैन इंडिया एलिमिनेट टीबी बाय 25, जो हमारा टारगेट है। In 2020, India renamed RNTCP as a National TB Elimination Program (NTEP) to underscore India's goal to eliminate TB by 25। ये हमारा टारगेट था। As per National Strategic Plan for TB Elimination by 2017-25, number of smear microscopy tests should have reduced from 9.1 million in 2015 to 5.8 तक हमारा लाने का टारगेट था। इन गोल्स को याद रखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। Now 22 में क्या हुआ, 77% of all presumptive TB cases were examined using smear microscopy and just 23% were with the molecular test। The sputum का मतलब होता है जो कफ आता है, उसका smear microscopy किया गया, has about 50% sensitivity and cannot identify rifampicin resistance, leading to many missed cases। As per 2014 WHO guidelines, GenExpert molecular test should be used as an initial diagnostic test। अभी कह रहे हैं कि जो नंबर्स चेकआउट किए गए स्प्यूटम लेने के बाद उसमें थोड़ी डिस्क्रिपेंसी आई, केसेस मिस पाए गए, लेकिन WHO की टीबी रिपोर्ट कहती है कि 22 ओवर 40% जो पीपल टीबी अक्रॉस द वर्ल्ड है, जो नंबर्स में इंडिया के नंबर्स भी आते हैं, वर नॉट डायग्नोज इन 21। तो इस रिपोर्ट के हवाले से जो हमारा अभी तक का टारगेट है वो क्या है, और साथ ही साथ आने वाले टाइम में हमने क्या करना है, उसके लिए आप एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, मेंस में पूछा जा सकता है। एक चीज और है कि जब भी आपसे इस तरह कोई भी क्वेश्चन रेज होता है मेंस में, ध्यान दीजिए, कभी आप कुछ भी क्रिटिसाइज नहीं करना है किसी को भी। मतलब कि आपको ये नहीं बोलना है कि इंडिया खराब है या WHO की रिपोर्ट खराब है, ऐसे कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। आपको सिर्फ अपना ओपिनियन देना है, चाहे वो सपोर्ट में हो चाहे वो सपोर्ट में ना हो। और जब भी आप अपना ओपिनियन देते हो उसके पीछे फैक्ट होना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि भैया मैम मैं फैक्ट ना पढ़ूं, नंबर्स क्यों रटूं, ये जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। जब आप कोई भी सवाल को आप सपोर्ट करते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो फैक्ट लिखने पड़ेंगे। हाँ, बहुत सारे फैक्ट आप मत लिखो, लेकिन जो बिल्कुल आप कहने को ही कह रहे हैं कि 2020 में इंडिया ने RNTCP को रीनेम किया और उसको NTEP का नाम दिया, ये फैक्ट है, उसको नहीं लिखोगे क्या? तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो जरूरी है। इस तरह का फैक्चुअल चीजें आप नहीं मिस कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और नाम आया है रिफेम्पिसिन का।
यही पूछा जा सकता है कि भैया ये दवाइयाँ जो ये दवाई है वो किससे कनेक्टेड है, या आपकी ये टीबी से कनेक्टेड है, या आपकी कैंसर से कनेक्टेड है। इस तरह के सवाल भी प्री में बन सकते हैं, उस लिहाज से आपको पढ़ना है। नाउ द अब नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो बिल्कुल अब जैसे मैं कह रही हूँ ना, नेचर से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, उन पे भी आपके साइंस के क्वेश्चंस बनते हैं, स्पीशीज से बनते हैं, इसके लिए मैंने इसको ऐड किया है। सो द एनिग्मेटिक इंडियन ईगल आउल। अब इस सवाल पे इंडियन ईगल आउल के ऊपर एक सवाल बन कि वो ईगल भी है, वो आउल भी है, दो टाइप है इंडियन ईगल आउल। So Indian eagle owl do not have a dependency on forest. They nest near agricultural lands and scrublands. ये फैक्ट है, इसके ऊपर प्रीवियस सवाल बन सकता है कि पहली बात तो इंडियन आउल आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, नंबर वन। दे नेस्ट नियर एग्रीकल्चर लैंड एंड स्क्रबलैंड्स, पॉइंट नंबर टू। अब अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसको दोनों को गलत कराओगे, आपने पढ़ा ही नहीं है, और पढ़ा है तो आप सही कराओगे। तो आपको पढ़ना जरूरी है। ये इसी से मैं तो इनफैक्ट आपको मैं हिंट दे रही हूँ कि इस तरह ही सवाल बन सकते हैं यहीं से ही, आपको पूरा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि इंडियन ईगल आउल, अब ईगल भी है आउल भी है, यस, इसकी यही खास बात है। सो फ्रॉम द यूरेशियन ईगल आउल, Indian eagle owl was classified as species only in the recent years, thus distinguishing it from East Eurasian eagle owl. The Indian species is an imposing bird. Imposing bird है, the slightly larger female can reach a total length of 2.5 feet with a wingspan of 6 feet. ठीक है, ये आपको फीचर्स पता होने चाहिए। Prominent ear tufts that look like horns are seen to protect from its head. अच्छा, अब मुझसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम इसको ही पढ़ने की जरूरत क्यों है, हम तो वैसे तो हमको सारी स्पीशीज पढ़नी चाहिए जितनी होनी चाहिए। नहीं, जब कोई भी चीज न्यूज में है, कोई भी आर्टिकल न्यूज में आया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली जो यूपीएससी के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं आपके लिए, वो भी तो इसी से बनाते हैं ना, उनको भी तो रेफरेंस चाहिए। ऐसा तो नहीं कि जितनी भी इस तरह की स्पीशीज है सबके ऊपर वो पढ़ाई कर रहे हैं, सबको पढ़ के सवाल बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो जो चीजें न्यूज़पेपर में छप रही हैं, मैगजीन में छप रही हैं, उन्हीं के ऊपर सवाल वो बना सकते हैं, और वो लाजमी भी है। क्योंकि करंट अफेयर्स का मतलब फिर क्या हुआ, जीएस साथ से क्यों पढ़ाया जा रहा है? जब आपको आज हम 2023 में हैं और हम सवाल पूछे 2011 का आपसे, तो आपको कहेंगे यार 11 का सवाल क्यों पूछा है? इसीलिए कहा था कि करंट अफेयर्स या फिर जनरल स्टडीज में वो सारी चीजें जो लेटेस्ट चल रही है वो पढ़ना जरूरी है। तो आप जब लेटेस्ट पढ़ोगे तो आपको स्पीशीज भी लेटेस्ट पढ़नी है, और जो जितनी नॉलेज है वो भी आपको लेटेस्ट ही लेकर के चलनी है। तो इस बर्ड के बारे में आर्टिकल पढ़े, इसके साथ जो डी बाला सुब्रमण्यम सर है, काफी अच्छे आर्टिकल लिखते हैं एग्रीकल्चर पे, केरला साइड के ऊपर भी काफी बढ़िया लिखते हैं, तो उसको पढ़ ले तो हेल्पफुल रहेगा, नोट्स बना सकते हैं। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट है राइट हैंड साइड में जो बॉक्सेस आते हैं उसकी न्यूज है। ट्रॉपिकल ट्रीज ऑफ द सेम स्पीशीज ग्रो फार्दर अपार्ट। ट्रॉपिकल ट्रीज की बात हो रही है, तो आप ट्रॉपिकल ट्रीज में जब भी बात ज्योग्राफी में सर्च करें ट्रॉपिकल ट्रीज क्या होते हैं और उनके फीचर्स क्या क्या हैं, हमारे कहाँ कहाँ एक्सपेंशन है, उसको पढ़ना जरूरी है। एंजाइम आइडेंटिफाइड एज पोटेंशियल एंटी डायबिटिक टारगेट, जो जिस एंजाइम की बात हो रही है DPPV4, और टाइप 2 डायबिटीज के लिए हेल्पफुल है, थेराप्यूटिक टारगेट से हेल्पफुल है। तो DPPV4 को याद रखें, उसको एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं इस आर्टिकल को। देन अ स्टडी फाइंड्स अ हाइब्रिड ओरिजिन फॉर इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। तो एक हाइब्रिड ओरिजिन मिला है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में। ऑब्वियसली लैंग्वेजेस आपस में कनेक्टेड तो होती ही है, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे हिंदी में उर्दू कहाँ से, उर्दू में हिंदी कहाँ से आई, संस्कृत में आपको इंग्लिश के शब्द मिलते हैं, और काफी इंग्लिश में संस्कृत के शब्द मिलते हैं, तो उनका ओरिजिन कहीं ना कहीं से कनेक्टेड माना जाता है अगर आप हिस्टोरियंस की माने तो उसी बात को ये यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टडी फाइंड्स अ हाइब्रिड ओरिजिन फॉर इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। तो हाइब्रिड का मतलब हुआ मिक्स, दो चीजों का मिक्स कनेक्शन, राइट। तो उसके बारे में आपसे गो थ्रू कर सकते हैं। यूरेशिया कहाँ है, मैप में देख सकते हैं यूरेशिया क्या है, कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ज्योग्राफी हमेशा आपको हेल्प करती है, मैप लेके बैठेंगे तो आपको हमेशा हेल्प मिलेगी, मैं कहती आई हूँ, कहती रहूंगी। नेक्स्ट है इंडियाज माइनिंग पॉलिसी शिफ्ट। ये जो आर्टिकल है ये मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन मैं आपको बढ़िया सी चीज दिखाती हूँ इसके अंदर। अगर आप इस आर्टिकल को और एक्सपैंड करेंगे, स्क्रीनशॉट है नीचे वाले पार्ट का, तो आप देखेंगे इसमें जरा जरा सी लाइन से क्वेश्चन बनेंगे। कैसे, देखिए, also for deep seated minerals like gold, silver, copper, zinc, lead, nickel, cobalt, platinum group elements PGEs, इसको कहते हैं PGEs। इन सारे ही मिनरल्स के ग्रुप को कहते हैं PGEs, ठीक है। प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स, ये आपसे प्री में अगर पूछ लिया जाए तो क्या गलती है, आप आर्टिकल पढ़ेंगे आपको सवाल मिलेंगे। उसके बाद आप देखिए
जो एब्रीविएशंस यूज होते हैं सवाल से कैसे बनते हैं, द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट MMDR एक्ट 1957, ये हो गया सवाल। जैसे ही सवाल हिट होता है ना, MMDR या तो पढ़ा नहीं था, कहां से आ गया, ऐसे ही आता है। तो एक्ट में क्या बोला गया, द प्राइमरी लेजिस्लेशन गवर्निंग माइनिंग इन द कंट्री हैज बीन अमेंडेड सेवरल टाइम्स सिंस इट्स एनेक्टमेंट इंक्लूडिंग 2015, 2020 and 21. A CSEP discussion from June this year notes that India recognized the need for private and foreign investment in the mining sector, including mineral exploration back to 93. तो ये जो एक्ट है इसमें काफी अमेंडमेंट्स हुए, पर अब मांग ये बनती है कि मिनरल में भी हमको इन्वेस्टमेंट लाना चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना चाहिए। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ोगे ना तो पूरा आपका प्री का एक सवाल बन करके तैयार हो जाएगा। मैं जानबूझ के इसको ऐड कर रही हूँ सो दैट कि आपको पता चले आर्टिकल्स को पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने कई वीडियोस बनाए जहाँ मैंने आर्टिकल्स पढ़े और आपको एक्सप्लेन किए, काफी लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया, थैंक यू फॉर दैट। आगे भी शुरू करूंगी, बट पहले ये बताना जरूरी है कि इनको पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या बैठती है। अब देखिए, हाउ डज द माइंस एंड मिनरल्स बिल 23 एम टू इनकरेज प्राइवेट प्लेयर्स। ठीक है, अब कह रहे हैं बीइंग एन एटॉमिक मिनरल्स लिस्ट एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ दीज 6 लिथियम, बेरिलियम, नायोबियम, टाइटेनियम, टेंटेलम एंड जिंकोनियम was previously reserved for the government entities. अब इन सारे मिनरल्स की लिस्ट ही आपसे पूछी जा सकती है और बोला जाएगा इनमें से कौन सी मिनरल के ऊपर ये एक्ट आने का टारगेट रखता है या एक्टिव में सुधार होने का टारगेट है, एम है। तो अगर आप मिस कर देंगे तो सवाल गलत कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए व्हाइट गोल्ड, क्रिटिकल मिनरल सच एज लिथियम विच हैज आल्सो बीन कॉल्ड व्हाइट गोल्ड, लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। अब बोले एक एक लाइन, जी हाँ, अगर आप पेपर को ध्यान से पढ़े तो आपको मैगजीन में सिर्फ रिविजन करना पड़ेगा, सारा आप न्यूज से ही कवर कर लोगे। India's dependency on import for critical and deep-seated minerals have been a concern, leading to supply chain vulnerabilities and import dependency from countries like China, Russia and Australia. पढ़ना जरूरी है, जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे, उतनी आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप न्यूज़पेपर से पढ़ते हो तो आपके पास से एक काम रह जाता है, मंथ के एंड में बढ़िया सी मैगजीन लो, जो भी आप लेते हो, और उठा करके रिवीजन कर लो। तो आपने जो नोट्स बनाए हैं वो भी रिवीजन हो गए और आपकी जो पढ़ा था वो भी रिवीजन हो गया। ठीक है, इसलिए इस आर्टिकल को गो थ्रू जरूर करें, हिंदू की वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसके बाद जनरेटिव एआई स्टार्टअप बबल, अ कॉज फॉर वरी और अपॉर्चुनिटी। एआई के ऊपर मेंस में सवाल इस बार तय है, जहां पे आपको कॉजेज और अपॉर्चुनिटी के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें मैंने कहा चैट जीपीटी तो मैं खुद यूज करती हूँ। चैट जीपीटी ओपन एआई है, इस तरह के और से एप्लीकेशन है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, इसको पढ़ना जरूरी है। स्क्रीनशॉट आपके सामने है, इसको पढ़िए और नोट्स बनाइए। इट विल हेल्प यू टू फिक्स द क्वेश्चन इन मेंस राइटिंग, स्पेसिफिकली इन GS3 साइंस वाले सेक्शन में एंड GS1 में डेवलपमेंट वाले पार्ट में इसको पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा आज का साइंस और टेक का डिस्कशन लास्ट संडे, और कुछ न्यूज आर्टिकल्स जो इस पूरे हफ्ते में आए हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ यस, यू गिव मी अ बिग थम्स अप और कमेंट्स करना ना भूलें। कमेंट या कमेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स भी कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें सो दैट कि जिनको वाकई इस तरह की वीडियो की जरूरत है वो इसका फायदा उठा सके। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए।